हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्किट लॉज एंड सॉल्विंग टेक्निक्स, है ना। और उसमें एक लाइन लिखी है यूजिंग थ्योरम्स। बट आप थ्योरम्स को मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं। थ्योरम्स को मैं जब एसी पढ़ा लूंगा तो एसी और डीसी दोनों के साथ मिक्सिंग के साथ थ्योरम पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दोनों का नॉलेज अच्छे से हो सकेगा, है ना। तो थोड़ा सा सिलेबस हमारे हिसाब से मॉडिफाई करें, क्योंकि उसकी प्लेसिंग अगर अच्छी जगह रख दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज चल रहा है जी सेंटर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाइए और बहुत इंटेंसिफाई तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इलेक्ट्रीफाई तरीके से बहुत सरफेस नॉलेज लेते हुए ये बहुत अच्छा कोर्स बनने वाला है जेई स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो जेई एग्जाम्स, जितने भी सारे एग्जाम्स है, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, या जितने इक्विवेलेंट टू जेई एग्जाम्स है, और कुछ हद तक ए एग्जाम्स पे, क्योंकि ए में कई बार थोड़ा सा गेट का सिलेबस भी आ जाता है। तो मैंने जैसा कि बता रखा है कि ए की तैयारी कर रहे हैं तो गेट और जेई का बीच का कॉम्बिनेशन होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, तो हमने जिस तरीके से लिखा कि अब हम सॉल्विंग टेक्निक क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारा केसीएल है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कैसे डील करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होते हैं, नोडल मेश और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो नोडल मेश का बहुत डिटेल वर्जन नहीं, बट हाँ आपको लगाते आना चाहिए कैसे लगते हैं नोडल और मेश, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इतना सारा सॉल्विंग टेक्निक हम देखेंगे, और वन बाय वन में क्या करूंगा, हर एक सॉल्विंग टेक्निक को लूंगा और उस पे आपको क्या बताऊंगा कि धारदार कैसे की जाती है आपको सॉल्विंग टेक्निक, है ना। तो हर एक चीज को हम अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और 2 3 4 न्यूमेरिकल हर एक टेक्निक के ऊपर करते जाएंगे और उतना इंटेंसिफाई नहीं करेंगे जैसा हम गेट में करते हैं, है ना। तो आपको बहुत बहुत लगाव हो गया कि सर अब तो एग्जाम को साइड रखो, थोड़ा सा हम तो बेहतरीन लेवल का पढ़ना ही पढ़ना है। तो गेट का ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, वो जाके आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। बट यहां पर हम सिर्फ हमारे एई और जेई एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे, सरफेस नॉलेज लेंगे और उसके इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको बताते रहूंगा, बट वो इस तरीके से स्पेस से बताऊंगा कि आपको भी मजा आएगा, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होगी और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी कवरेज होगा, है ना। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किरचॉफ्स लॉ। ये दोनों किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि नोड किसको बोलते हैं, है ना। नोड के दो डेफिनेशंस हो सकते हैं, एक सिंपल नोड होता है, एक प्रिंसिपल नोड होता है। कई बार जे एग्जाम्स में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। सिंपल नोड का मतलब इतना सही समझो कि सपोज करो एक कंपोनेंट है रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, तो यहां का ये जो नोड है ना, इसको बोलेंगे सिंपल नोड। क्या बोलेंगे? सिंपल नोड। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, इन दो ब्रांच को मिला के हम जो नोड बोलेंगे वो बोलते हैं हमारा प्रिंसिपल नोड। ये ऐसा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, एक रजिस्टर हो सकता है, दो रजिस्टर के बीच का ये जो नोड है इसको भी बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में इस नोड का बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता है, सिंपल नोड का मेन काम पड़ता है प्रिंसिपल नोड का, क्योंकि प्रिंसिपल नोड ये बोलता है कि 2 से ज्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहां पर रेजिस्टेंस इस तरीके से अगर होगा, एक इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इस तरीके से, 2 से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा ब्रांचेस का जो नोड है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नोड। और हमारे पूरे नेटवर्क में या पूरे सॉल्विंग टेक्निक में प्रिंसिपल नोड का ही सबसे ज्यादा यूज है ना। तो एक सिंपल से डेफिनेशन बोल दी कि भाई सपोज करो एक रजिस्टर इधर से लेके आ रहा है, एक रजिस्टर ऐसे ला रहा है, जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ दे, ऐसे जोड़ दे, है ना। जस्ट लाइक मेरे पास अगर पेन हो, सपोज करो ये 2 कंपोनेंट, एक इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस को जोड़ दे, तो भाई ये एक अलग ब्रांच हो गई, एक अलग ब्रांच हो गई, तो ये नोड है। अब देखो एक अच्छी चीज क्या है कि सिंपल नोड में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना। करंट कहां डिवाइड होगा? यहां होगा, और जहां करंट डिवाइड होगा वहीं हमारा केसीएल आएगा, है ना। तो इसीलिए केसीएल ज्यादातर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल नोड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, 2 एलिमेंट, ये अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है, 2 अलग अलग ब्रांचेस मान सकते हैं हम लोग, और इसको कनेक्ट करते हैं तो ये भी नोड ही कहलाएगा, बट ये सिंपल नोड कहलाएगा, है ना। तो छोटा सा एक एनेक्डोट था जो कि आपको हो सकता है कई सारे थ्योरेटिकल पेपर्स में आ सकता है, क्योंकि ये अगर इंफॉर्मेशन नहीं तो हम टिक नहीं कर पाते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। In any lumped network, the algebraic sum of currents at any node at any time t is equal to 0। ये लॉ का बहुत अच्छा ध्यान रखना। इसमें देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लम्प्ड। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे नहीं लगता है, लम्प्ड पैरामीटर पे ही लगता है ना। लम्प्ड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके क्या होता है।
द अलजेब्रिक ऑफ सम ऑफ करंट एट एनी नोड, है ना, किसी भी नोड पे लग सकता है, एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, सपोज करो इसको एग्जांपल से समझाएं, है ना, वैसे तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा बट ठीक है, मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए मैं हर चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सपोज करो ये 4 ब्रांचेस जारी है, एक नोड है यहाँ पे, है ना, ये नोड है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर जंक्शन नोड इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये सारे के सारे जो है ना छोटे छोटे बोल सकते ब्रांच किसको बोलते हैं, नोड किसको बोलते हैं, ये अलग से मैं जब नोड या मेश पढ़ाऊंगा ना आपको, यहाँ पर ये कहाँ गया हमारा नोड और मेश जब पढ़ाऊंगा वहां पर ये सारी चीजें बताऊंगा, है ना, क्योंकि वहां पे काम आएगा, लूप का काम है, मेश का काम है, नोड का काम है ना, वहां पे डिटेल में जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। चलो तो अभी हमारा क्या है, सिंपल नोड है, तो यहां पर जो सपोज करो एक करंट यहां पे चले जाए, ये I1 करंट इस डायरेक्शन में, है ना, ये हम ये मान ले I1, I2 इधर मान ले, I3 इधर मान ले, I4 इधर मान ले, है ना, सबको दूरी मान लिया क्या, चलो I4 इधर ले लेते हैं और इसको हम इस साइड मान लेते हैं, ठीक है, आता हुआ जाता हुआ, ताकि सब में बराबरी में बढ़ जाए करंट, ठीक है। चलिए अलजेब्रिक सम लेते हैं। अलजेब्रिक अब क्या होता है ना, केसीएल का नाम सुनते ही स्टूडेंट को लगता है इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लॉ में नहीं था, लॉ में ये डेफिनेशन थी, है ना, इनकमिंग आउटगोइंग तो उसका रिजल्टेंट है, उसका कंक्लूजन है, उस वजह से फिर हम सॉल्विंग टेक्निक में बार बार इनकमिंग आउटगोइंग देखते हैं, बट एक्चुअल में क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स था। क्या था एक्चुअल में, जितने भी करंट है किसी नोड पर, जितने भी अवेलेबल करंट है उनका अलजेब्रिक सम करना है। अब अलजेब्रिक सम करने के लिए सर प्लस और माइनस दो की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। अब प्लस किसको माने माइनस किसको माने ये आपके ऊपर है ना। सपोज करो आपने क्या किया, नोड की तरफ आने वाले करंट्स को, नोड की तरफ आने वाले करंट्स को अगर पॉजिटिव ले लिया, है ना, नोड की तरफ जो भी करंट आ रहे हैं उसको आपने अगर पॉजिटिव साइन ले लिया, आपके हिसाब से कुछ भी साइन ले सकते हैं ना, पॉजिटिव साइन ले लिया, तो नोड से दूर जाने वाले को लेंगे हम लोग निगेटिव साइन, ठीक है। क्या भाई अलजेब्रिक सम में तो प्लस माइनस तो होगा, प्लस माइनस होगा तो हमें कन्वेंशन तो लेना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, क्या डिसाइड किया कि नोड की तरफ आने वालों को हम प्लस ले रहे हैं और नोड से दूर जाने वालों को माइनस ले रहे हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ये आपके साइन का आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम देखें कि चलो हमने इस हिसाब से लिया, तो हमारा देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये नोड की तरफ आने वाले करंट कौन कौन से, I1 करंट आ रहा है और I4 करंट आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, चलो यहां से चलते हैं, ये I1 करंट क्या है, नोड की तरफ आने वाला, तो प्लस के साथ I1 लगा दिया। देन I2 करंट क्या है, नोड से दूर जा रहा है, तो इसको हमने माइनस के साथ में लिख दिया। देन उसके बाद I3 करंट नोड से दूर जा रहा है तो माइनस ले लिया हमने, ठीक है, दूर जा रहा है तो। फिर देखा I4 नोड की तरफ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, I प्लस I4, है ना, इक्वल टू 0। ये हो गया अलजेब्रिक सम, है ना। तो ये असल में केसीएल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे, तो माइनस वाले उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो I1 प्लस I4 प्लस वाले इधर और माइनस वाले उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना। साइन उधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो I1 और I4 को देखो तो ये नोड की तरफ आ रहे हैं, मतलब इनकमिंग है। नोड के ऊपर आप बैठ जाओ, है ना, सपोज करो आप यहां पे बैठ गए, इसके ऊपर सोफा लगा के बैठ गए और आप देख रहे हैं कि I1 और I4 तो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे, इनकमिंग करंट है। और ये दोनों करंट क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आउटगोइंग करंट है। तो इसीलिए I1 और I4 को हम क्या बोल देंगे, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, और है ना इनकमिंग करंट, और इसको बोल देंगे I2 और I4 को आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो आज से हमें क्या करना है कि जितने भी, अच्छा अब बहुत सारे हो सकते हैं, तो सम ऑफ, ये किसका साइन है, सम का, सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, है ना, कि जितने भी इनकमिंग करंट है इक्वल टू जितने भी आउटगोइंग करंट है उसके बराबर कर दो। तो इसीलिए बार बार फिर आगे पढ़ते स्टूडेंट को सिर्फ केसीएल क्या याद रह जाता है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। बट इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग तो सबसे लास्ट स्टेज है। ये तो क्या होता है, केसीएल क्या होता है, अलजेब्रिक सम मस्ट बी 0, है ना। इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0।
अब आपके दिमाग में खल रहा होगा सर ये एनी टाइम टी का मतलब क्या है, अभी रुक जाओ, उसका भी मतलब समझा देंगे, ठीक है। तो अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया क्योंकि पूछा जा सकता है आपको, है ना। और इस तरीके से डायग्राम बने हुए रहेंगे, करंट आपसे पूछे जाएंगे। कई बार एसएससी जेई में आए हैं, बहुत आरआरबी जेई में आए हैं, जितने भी मल्टीपल स्टेट या अदर जेई के एग्जाम्स होते हैं वहाँ बहुत भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको आप चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ज्यादा आसान पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखें। तो यहां पर कुछ फीचर्स है केसीएल के जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या फीचर है, केसीएल इज एप्लीकेबल टू एनी लम्प्ड नेटवर्क, है ना। क्या रहेगा, एनी लम्प्ड नेटवर्क पे रहेगा। इट डज नॉट मैटर वेदर द नेटवर्क एलिमेंट्स आर लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव, दैट इज KCL इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि वो KCL सिर्फ लम्प्ड नेटवर्क पे लगता है। अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, KCL इज एप्लीकेबल टू लीनियर, नॉन लीनियर, तो इसका मतलब क्या, आपको ये जो पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर नहीं करता, सब पे लगेगा, लीनियर पे भी लगेगा, नॉन लीनियर पे भी लगेगा, टाइम वेरिएंट पे भी लगेगा, टाइम इनवेरिएंट पे भी लगेगा, एक्टिव पे भी लगेगा, पैसिव पे भी लगेगा, सब जगह लगेगा हमारा KCL। सिर्फ क्या होना चाहिए, एलिमेंट लम्प्ड नेटवर्क होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क पे नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है KCL इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये भी कई बार पूछते थे, KCL क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्जेस नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। देखिए इसका मतलब समझते, अभी हमारा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, है ना। अभी हमारे एग्जाम्पल में ये I1 I4 हो गया, I2 I3 हो गया। अभी आप समझिएगा, है ना। अभी सपोज करो ये हमारा या I1 इक्वल टू I1 प्लस I2, I3 और I4, ये इनकमिंग हो जाए या आउटगोइंग हो जाए, है ना। अभी इधर साइन चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझो कि सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग का फॉर्मूला लिखा है एट एनी टाइम टी। अब हम करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, और किसी टाइम टी पे बात हो रही है तो हमने क्या किया, सारे करंट का चार्ज डिवाइडेड बाय टी, चार्ज डिवाइडेड बाय, है ना, क्यू बाई टी लिखते हैं ना, क्यू बाई टी लिख दिया हमने। और टी से टी तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि टाइम इधर भी वही था उधर भी वही था, सेम टाइम पे बात हो रही थी। तो सेम टाइम पे बात हो रही थी अगर, तो इसका मतलब क्या है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। इसका मतलब क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसीलिए KCL इज एक्सप्रेस्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है KCL। कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, KCL फेल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे KCL क्या होता है, फेल हो जाता है ना। और कितनी हाई फ्रीक्वेंसी, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। सॉरी, नेटवर्क थ्योरी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, अबव 1 मेगाहर्ट्ज पे हमारा नेटवर्क थ्योरी पूरा का पूरा काम नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बात होती है ना। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात हो जाएगी। तो KCL कहां पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे फेल हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे भी फेल हो जाएगा, सिर्फ लम्प्ड नेटवर्क पे ही KCL अप्लाई होगा। समझ में आ गया आपको कंजर्वेशन चार्ज का थ्योरी, ठीक है। एट टी टाइम, टी का मतलब क्या है कि नोड पे जो करंट देख रहे हो उसी टाइम पे देखो। इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आज अभी देख रहे हो 2 घंटे बाद फिर देख रहे हो, अच्छा ये इनकमिंग को देख लिया 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद फिर आउटगोइंग को देख रहे हो, नहीं, उसी टाइम टी पर बात हो रही है। जिस नोड पे आप इनकमिंग आउटगोइंग दोनों देख रहे हो सेम टाइम पे, तो उसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। तो ये तो था पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देख ले ताकि आपकी प्रैक्टिस फटाफट हो सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों दिया सर, 95 तो क्वेश्चन करा चुके हो, तो वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक था, सेपरेट यूनिट था, सेपरेट सब्जेक्ट था। सपोज करो, है ना, हमारे सिलेबस में जो 10-12 सब्जेक्ट दे रखे उसको अलग अलग कैटेगरी में हमने बना दिया है। तो वापस से 1 2 3 चालू होगा। चलो, द वैल्यू ऑफ करंट आई, ये क्वेश्चन कहीं ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी जेई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का एसएससी जेई का, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट कर दो, देखो इस तरीके से। अब यहां पर क्या है, आपसे पूछा है करंट क्या है, तो यहां पर नोड हो गया ये। अब क्या देखना है, इनकमिंग आउटगोइंग, तो यहां पर अभी हम ले लेते हैं इनकमिंग मतलब 2 एम्पेयर, और क्या है 120 एम्पेयर, है ना, और क्या है ये 24 तो आउटगोइंग है, और इनकमिंग क्या है 14 इज द इनकमिंग, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। आउटगोइंग में फिर देख लेंगे, आउटगोइंग में क्या है, आउटगोइंग में है करंट आई प्लस 24, है ना, 2 आउटगोइंग है। अब यहां पे एक बार गिन लिया करो, कई बार गड़बड़ हो जाती, कोई पता चले एक आध ब्रांच का करंट छूट ही गया। तो हमने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। KCL लिखते टाइम पे इस चीज का ध्यान रखना कि जितनी ब्रांचेस है उतने एक बार गिन जरूर लेना, नहीं तो एक आध पता चले ज्यादा ब्रांचेस हुई, एक आध मिस कर दिया आपने, है ना। तो इनकमिंग और आउटगोइंग। चलो फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर कितना, 14 और 2 कितना हो गया 16, 120 और 16 कितना हो गया 136, आई प्लस 24 उधर जाएगा, है ना। तो 36 में से 24 चले गया तो कितना बचा 12,
तो आई करंट कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 112 एम्पेयर, है ना। चलो आपके लिए और थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 24 उधर जाएगा, 136 माइनस 24 इक्वल टू आई, और ये कितना हो गया 112 एम्पेयर करंट आई, और काय का, प्लस का, क्योंकि प्लस 136 क्या था, प्लस का था, क्योंकि देखो ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों है, तो क्या लगाओगे, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखो इस तरह के एग्जाम्स में क्या होता है, आपको माइनस साइन में खेला जाता है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये सॉल्व नहीं करने की बजाय यही मन में कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 + 120 + 24 + 14, अच्छा उधर जो है, अच्छा 112, अच्छा पहले ही ऑप्शन दिखा, उसने चेक ही नहीं किया प्लस माइनस का भी था, होगा माइनस हो जाएगा, 112 तो आ गया ना, 112 जैसे ही दिखा वो ए ऑप्शन मार देता है। आपको यहां पे अलर्ट रहना है, ठीक है, थोड़ा सा पेन उठाना, मैं ये नहीं बोल रहा ये कैलकुलेशन करो, बस एटलीस्ट ये इनकमिंग आउटगोइंग का लिख लो, ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि प्लस है कि माइनस है ना, इतना जरूर कर लो। चलो तो शुरुआत में धीरे धीरे, और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में पेन नहीं चलेगा, शुरू में क्वेश्चन नहीं बनते नेटवर्क के, ये स्वाभाविक सी बात है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो सभी के साथ ऐसा होता है, शुरुआत में नेटवर्क के क्वेश्चन नहीं बनते। पेन कहां से शुरू करें सर, कहां से, आपने ऐसा कैसे सोच लिया सर कि ऐसा ही होगा, है ना, तो ऐसा आप भी सोच लोगे, बट उसके लिए चाहिएगा प्रैक्टिस। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उनकी भर भर के आपको 5-5, 6-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, तब जाके ग्रिप आएगी। नेटवर्क ऐसा ही है, और एक बार आपने 5-6 बार प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर प्रैक्टिस 2 साल बाद भी करोगे तो नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना। सब्जेक्ट ही ऐसा है कि शुरू में बहुत टाइम लेता सीखने में, बट एक बार सीख जाओगे तो फिर लंबे टाइम तक भूलोगे नहीं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड I1 I2 I3, है ना, I1 I2 I3, अरे सर कहां ब्रांचेस कहां दे दी, और सबसे पहले कहां दिमाग जाता है, यहां पे जाता है कि सर इस नोट पे तो I1 I2 I3 तो तीनों ही निकालने हैं, फिर दूसरा ढूंढे तो इसको मान लेते हैं, A मान लेते हैं, है ना, ऐसे नंबरिंग कर दिया करो ताकि आसान रहता है। उसके बाद ये वाला नोड है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, प्रिंसिपल नोड हो गया B, है ना। तो अब देखो यहां पर बी नोड पे अगर केसीएल अप्लाई करोगे तो 12 इधर जा रहा है, 8 इसमें पता है, मतलब अल्टीमेटली देखो क्या होना चाहिए कि आपको एक इक्वेशन, एक नोड से एक इक्वेशन बनती है, एक नोड पे केसीएल की एक इक्वेशन बन रही है, उस एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर उसमें एक ही अननोन होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 2 होंगे तो गड़बड़ होंगी। अब देखो यहां पर क्या होता है, ए पे अगर हम लोग नोड लिखेंगे, केसीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल पे इस ए नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो I1 I2 I3 3 अननोन हो गए, एक इक्वेशन से 3 अननोन कैसे सॉल्व होंगे सर, नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम दूसरा नोड सर्च करते हैं। तो चलो देखो यहां पे बी पे देखें, है ना, तो KCL एट बी, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी आपको प्रैक्टिस कराते टाइम पे लिखा रहा हूं। तो यहां पर KCL लिखेंगे तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है सर 8 इनकमिंग है, और क्या है, नहीं और कुछ भी नहीं, बाकी दोनों करंट क्या है इससे, I1 और 12, I1 + 12 आउटगोइंग है, तो I1 कितना हो जाएगा, 8 - 12 दैट इज -4 एम्पेयर, है ना, -4 एम्पेयर हो गया, ठीक है। सर -4 एम्पेयर हो गया तो इसको पलट दे क्या, नहीं, अपने जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको अपनी मर्जी से नहीं पलटना है, उसको अपनी मर्जी से नहीं पलटना है, नहीं तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा माइनस में मतलब सर ये जो करंट इधर जा रहा होगा इसका उल्टा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करा, अपने मन से साइन नहीं चेंज करना है, ठीक है। चलो क्योंकि अपने मन से अपन ने लिया भी तो नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था, जो क्वेश्चन में गिवन साइन है उसको चेंज नहीं करना। हाँ हम कोई एज्यूम कर रहे हैं उसको आप पलट दो, अलग बात है, बट अपनी मर्जी से क्वेश्चन का नहीं साइन चेंज करना है। ये मैं सारे के सारे कंक्लूजन पॉइंट बता रहा हूं आपको जहां जहां गलती हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट देखें, तो अब फिर भी अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी अगर लगाएंगे तो चलो I1 आ गया, बट I3 और I2 फिर है, फिर एक और नोट ढूंढना पड़ेगा। चलो देखो एक आसान नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, ये नोट कौन सा हो गया, ये नोड हो गया C नोड मान लेते हैं। अच्छा कोई स्टूडेंट बोला कि सर मैं तो ये नोड भी मान सकता हूं क्योंकि यहाँ पे I3 आ रहा है, ये वाला आ रहा है और इधर से 12 एम्पेयर आ रहा है ना, 12 इधर से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है बट वो आएगा तो वहीं कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा है बीच में, 12 एम्पेयर यहाँ भी 12 रहेगा, है ना, तो यहाँ पर भी 12 रहेगा, तो सर ये वाले नोड पे भी लगा सकता हूँ। तो आपकी मर्जी, आप इस पे लगा ले, इस पे लगा ले, दोनों पे ही लगा लेंगे तो I2 और I3 निकल आएगा, फिर आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ए पे लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो KCL एट C पॉइंट लगा लें तो क्या हो जाएगा, सी पे देखो तो इनकमिंग कितना है, सी पे इनकमिंग 9, ठीक है, और आउटगोइंग कितना है I2 और आउटगोइंग कितना है 8, तो कितना हो गया I2 8 उधर जाएगा माइनस का, 9 - 8 तो 1 एम्पेयर,
1 एम्पेयर ये हो गया। ठीक है, अब 1 एम्पेयर हो गया तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी लगा लो, यहाँ पे भी लगा लो, किसी पे भी लगा लो, चलो आपकी श्रद्धा भक्ति। आप कुछ स्टूडेंट यहाँ लगा लेना, कुछ यहाँ लगा लेना, मैं ए पे लगा लेता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्योंकि शुरू से ए को लेके चल रहे तो वो बोलेगा मेरे ऊपर क्यों नहीं लगवा रहे हो, लगा देते भाई साहब, इनको नाराज नहीं करता, आप इनको नाराज मत करना, ठीक है, यहाँ लगा लेना। चलो तो यहाँ पर देखें तो इनकमिंग कितना है, I1 इनकमिंग है, और अरे I2 भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग कितना है, I3, है ना। तो यहाँ पर I1 कितना है, -4 के साथ ही लिखना है अपने को, प्लस I2 कितना है, +1 इक्वल टू I3। तो I3 करंट कितना हो गया, -3 एम्पेयर। ये तो पता हो ना कि बड़े में से कुछ भी माइनस हो रहा है तो साइन किसका होता है, जो बड़ा होता है ना। तो -4 बड़ा है तो बड़े का साइन लगता है, तो छोटा सा चलो अब आप बोल रहे हो सर शर्मिंदगी मत करो, यहाँ तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसी गड़बड़ कर देते स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। चलो क्रॉस चेक कर ले कि सही निकाला कि नहीं। चलो डी पे लगा देते, तो डी पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग 12 प्लस I3, आउटगोइंग कितना है 9, तो I3 कितना हो जाएगा 9 - 12 दैट इज -3। देखो यहाँ से भी I3 वही आ रहा है जो I3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो इस तरीके से KCL सीख गए अब। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भरपूर मिलेंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, गेट लेवल तक का नहीं सिखा रहा हूँ, बट थोड़ा सा ज़्यादा सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। फाइंड I1 एंड I2। अब देखो I1 और I2 आपको फाइंड करना है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा नॉलेज लेके जब एग्जाम में जाता है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे हो जाती है, आपको दिखेगा नोड ये कि सर ने सिखाया था, यहाँ पर नोड पे बैठ जाओ I1 और I2, बट आपको एक और नोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक नोड पर एक इक्वेशन ही लिखाएगी और यहाँ पर अननोन कितने हैं, I1 और I2, तो फंस जाओगे। तो देखो पहले तो देखो करंट सोर्स है, तो ये सोर्स करंट है, तो मतलब 6 एम्पेयर आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा 5 एम्पेयर आ रहा होगा। अब आपने बहुत अच्छे से लिखा कि सर ने सिखाया था कि KCL लगा दो नोड पे, तो इनकमिंग कितना है 6 इनकमिंग है प्लस 5 इनकमिंग है, और इनकमिंग कितना है I2 भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग कितना है I1। बस इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है कि 2 अननोन हो गए, इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो या तो आप बोल दोगे क्वेश्चन ही गलत है, और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कर ले जाएंगे। अब इसमें काम की चीज बताता हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करेंगे, है ना, ब्रॉड माइंड से सोचेंगे। तो देखो ये जो 6 एम्पेयर का करंट सोर्स है, तो यहां पर भी तो 6 एम्पेयर रहा होगा, यहां पर भी तो 6 एम्पेयर रहा होगा, क्योंकि बीच में तो कहीं डिवाइड हो ही नहीं रहा है। यहां पर भी तो 6 एम्पेयर रहा होगा, यहां पर भी तो 6 एम्पेयर रहा होगा, और यहां पर भी तो 6 एम्पेयर रहा होगा। सर ये क्या हो रहा है, 6 एम्पेयर और उसी डायरेक्शन में I1, 6 एम्पेयर करंट का डायरेक्शन जो है एरो है, और ये एरो है, ये तो सेम हो गया, मतलब I1 भी क्या 6 है, यस I1 भी क्या है 6 है, तो I1 क्या हो गया 6 एम्पेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो इधर 5, सर यहां पर भी 5 होगा इस थ्योरी के हिसाब से, तो 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर, बट यहां पर एक चीज हो गई कि ये एरो और ये एरो अलग अलग है, 5 एम्पेयर का और I2 का एरो क्या है, अलग अलग है। अब मैंने ये बोला था कि अलग अलग, अब देखो यहां सेम था तो हमने सेम कर दिया था, अब अलग अलग है तो हम ये बोलेंगे कि I2 इक्वल टू क्या है 5 एम्पेयर है, बट दोनों के एरो अलग अलग होने की वजह से यहां पे माइनस लगा देंगे, दोनों के एरो अलग अलग होने की वजह से क्या लगा देंगे, है ना, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो सकता है। सपोज करो इस वायर में मैं बोलूंगा कि इधर से उधर कितना जा रहा है, 5 एम्पेयर जा रहा है, तो आपने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि मुझे बताओ उधर से इधर कितना करंट आ रहा है, तो क्वेश्चन तो मैं बदल नहीं सकता भाई, इस I2 का डायरेक्शन तो नहीं बदल सकता, तो हम ये बोलेंगे कि इधर से इधर 5 जा रहा था, तो आपने उधर से पूछा था, हम बोल रहे -5, है ना, -5, बस यही बात है। तो यही बात है ना कि एरो डिफरेंट होने से हम जो क्वेश्चन में एरो गिवन है उसको नहीं चेंज कर सकते, है ना, उसको चेंज करना ही नहीं हमें, तो हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ में लिख दिया, सेम डायरेक्शन में था इसमें लिख दिया। और थोड़ा सा बड़े माइंड से सोचते हैं, थोड़ा सा और दिमाग बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो ये बात पता लगेगी यहां से कि जब भी ऐसा हो कि भाई एक अपना इंडिपेंडेंट लूप हो और ये भी अपना एक इंडिपेंडेंट लूप हो, तो ये करंट सोर्स, इसका करंट इधर ही फ्लो कर रहा है 6 एम्पेयर, और इसका करंट इधर ही फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर।
इसका मतलब है कि ये करंट इधर ही फ्लो होता रहेगा, ये करंट इधर ही फ्लो होता रहेगा, ये करंट ना उधर जा सकता, वो करंट इधर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इस करंट के लिए वापस क्या होगा, मान लो इधर जाएगा, ऐसे ऐसे कोशिश भी करो आप कि इस 6 एम्पीयर सर ऐसे जाके 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 वापस कैसे आएगा? तो जिस रास्ते से करंट जाता है वापस उसी रास्ते से इनकमिंग नहीं होता है। घर में आप देखते हो ना रिटर्न पाथ, न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है कि करंट कैसे जाता है, ट्रेवल कैसे करता है कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक वायर से जा रहा है, तो दूसरे वायर से वापस 8 एम्पीयर ये हो गया तो 8 एम्पीयर वापस रिटर्न हो रहा है। ऐसा होना चाहिए। करंट सेम वायर से वापस नहीं आता है, रिटर्न पाथ चाहिए ही चाहिए उसको, इसलिए तो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट लाए। तो यहां पर रिटर्न पाथ ही नहीं है, ये इसलिए उधर घुसेगा ही नहीं, अपने अपने इसमें ही रहेगा, क्योंकि इसको वापस रिटर्न पाथ नहीं है। तो यहां से कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं हम लोग कि अपने अपने लूप का करंट अपना अपना ही फ्लो करेगा, उसमें जाने का। हाँ, रास्ता कुछ ऐसा होता कि जा सकता था, वापस रिटर्न पाथ होता। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी कई सारे ऐसे दिखते हैं, देखो एक लूप ऐसा बना रहेगा, वो अभी आपको जरूरी नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं वो क्वेश्चन, है ना। ये एक सिंगल वायर दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया करंट बता दो, यहाँ पे करंट बता दो। तो एक करंट इधर फ्लो कर रहा है I1 और ये करंट I2 इधर फ्लो करेगा, तो अपने अपने लूप का करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये करंट उधर नहीं जा सकता है, उधर नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है। अगर यहाँ 2 वायर हो जाती तो रिटर्न पाथ हो जाता, बट एक वायर है तो रिटर्न पाथ पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह का स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन भी बहुत बार कराया जाता है, ठीक है, आप कर लोगे आसानी से, है ना। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केवीएल पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आई। अब आपको क्या पूछा है, आई करंट बताओ। अब आई करंट पूछा है, सर आई करंट यहाँ पे है, 8 एम्पीयर यहाँ दे रखा है, रेजिस्टेंस की सर वैल्यू है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, एग्जामिनेशन में मतलब जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने दी नहीं हमें वैल्यू। तो अब क्या करें सर? तो अब बड़े कंफ्यूज, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते रह जाओगे। यहाँ डिवाइड करोगे, क्या करोगे, अभी मैंने डिवाइड वगैरह कुछ सिखाया नहीं है, तो सिंपल केसीएल से करना है। तो केसीएल में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये कोई भी नेटवर्क हो, हमें नहीं पता इसमें क्या हो रहा होगा अंदर की साइड में, हमें तो सिर्फ ये पता है कि अगर इसमें 8 एम्पीयर करंट जा रहा है, घुसा है, तो वापस निकलेगा भी कितना, 8 एम्पीयर करंट ही निकलेगा। इस सोर्स से जितना करंट भेजा है उतना करंट वापस रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न पाथ आना चाहिए। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, एक्चुअल में इसको पूरा एक नोड मान लो, इस पूरे बक्से को मैं एक नोड मान लेता हूं, तो इसका मतलब है कि ये अगर 8 एम्पीयर जा रहा है तो वापस 8 एम्पीयर आना चाहिए, तभी तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग प्रूफ होगा, नहीं तो केसीएल फेल हो जाएगा। केसीएल के लिए क्या होना चाहिए कि जितना जा रहा उतना वापस आना चाहिए, यही तो केसीएल है ना, देखा जाए तो यहां पर क्या है, 8 एम्पीयर उधर भेज रहे हैं, तो इस वाले लाइन से 8 एम्पीयर वापस आना चाहिए, तो इसका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 एम्पीयर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में। तो जेई में इस तरह के डराने वाले सर्किट्स कई बार देखे जाते हैं, बट उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बट छोटे छोटे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। यही कॉन्सेप्ट को मैंने सारा डील कर दिया है, केसीएल पे जितने बेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे मैंने डील कर दिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केसीएल, है ना, केवीएल तो अगले लेक्चर में देखेंगे। केसीएल पढ़ा, सिंपल नोड प्रिंसिपल नोड देखा, उसके बाद हमने पूरा डेफिनेशंस वगैरह देखा, है ना। ये सारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये सारा लम्प्ड नेटवर्क होना चाहिए, लीनियर नॉन लीनियर भाड़ में जाए, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट सब पे लगेगा, सिर्फ लम्प्ड होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखा, इस तरह के क्वेश्चन देखो, जेईई 2022 के क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, बहुत कर सकते हो ऐसे, बहुत सारे ब्रांचेस, समझ गए ना। नोट सिलेक्ट करो, इनकमिंग आउटगोइंग, और प्लीज ज्यादा ब्रांचेस हो तो एक बार गिन लेना, नहीं तो पता चले एक आध ब्रांच ही छूट गई, है ना। चलो नेक्स्ट, और उसके बाद अपना अपना करंट अपने अपने इसमें आ जाएगा, है ना, और जितना गया है उतना वापस रिटर्न पाथ में करंट आएगा, ठीक है। तो एट दिस नोट केसीएल का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मजेदार तरीके से। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ, अब क्या होगा, केवीएल सीखेंगे, फिर अलग अलग सारी मेथड सीखेंगे, उसके बाद मिक्सिंग में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर में भी कुछ आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि वहां पे क्या होगा, सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाना सीखेंगे हम। एक ही सर्किट में केवीएल भी लग रहा है, ओम्स लॉ भी लग रहा है, केसीएल भी लग रहा है, वोल्टेज डिवीजन भी लग रहा है, करंट डिवीजन भी लग रहा है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इस तरह के मिक्सिंग वाली जुगलबंदी करेंगे, है ना। तो अभी पहले क्या करें, एक एक हथियार को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है, युद्ध में जाने के पहले के सारे हथियार है, ये केसीएल केवीएल, ये सारे के सारे एक बार इन हथियार को बहुत अच्छे से सीख गए
तो उसके बाद कोई भी नेटवर्क का क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं इस कोर्स में, गेट से थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है ये। गेट में हम क्या करते हैं, बहुत इंटेंसिफाई जाते हैं और बहुत अच्छे से नीचे अंदर जाके प्रैक्टिस करते हैं, बट इस एग्जाम का डिमांड नहीं है उतना, इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सरफेस नॉलेज के हिसाब से, जितनी हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलेंगे। बाकी आपके ऊपर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करना चाहे, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट सारे सिखाऊंगा आपको, बस ये है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सरफेस वाला रहेगा, बहुत इंटेंसिफाई नहीं जाएंगे, बट इंटेंसिफाई जाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हो सब बता दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि कोर्स का लिमिटेशन है ना। बाकी अगर डिटेल वर्जन में पढ़ना है कि सर मजा आ गया, अब तो हमको पढ़ के ही रहना है और गेट वगैरह जैसे एग्जाम में हमें निकालना है, कई बार और बड़े बड़े एग्जाम निकालना है, तो आप गेट वाले कोर्स को परचेस कर सकते हो। ये कोर्स का मकसद उतना ही है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केवीएल के साथ। ओके, अच्छा एक चीज और देख लेना, केसीएल को फर्स्ट लॉ बोलते हैं, कई बार ये भी आ जाता है ना, क्या बोलते हैं केसीएल को, केसीएल इज द फर्स्ट लॉ, है ना। ये मैंने लिखा नहीं कहीं पे, बट इस चीज का अच्छा वो याद आ गया, फर्स्ट लॉ, क्योंकि कई बार पूछते हैं सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ कौन सा है, केवीएल है या केसीएल है, तो केसीएल को हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है, केसीएल, नॉट केवीएल, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केवीएल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।